जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की क्लास उपलब्ध करा रहा हूं और इसमें चल रहा था हमारा प्रस्तावना, और प्रस्तावना के एक एक शब्द को मैं बेहद ही ब्रॉड लेवल पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है प्रत्येक प्रकार के एग्जाम के लिए, जहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पूछा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पूछा जाता है या नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, अंत तक बने रहिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इन शब्दों को जब आपने कभी नहीं जाना था, बस केवल पढ़ा और छोड़ दिया, उन शब्दों को हमें जानना बहुत जरूरी है। तभी हम भारत के संविधान को, उसकी आत्मा को, उसके विचारों को, उसके सिद्धांतों को समझ पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने लास्ट क्लास में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की थी। अब अगला वर्ड होगा समाजवाद। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वर्ड है समाजवाद। इस सोशलिज्म की बात मैं आपके साथ करूंगा। तो बात जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहली और आवश्यक बात जो है वो ये है कि इस शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया, और ये प्रभावी हुआ 3/1/1977 से। कब से प्रभावी हुआ? ये प्रभावी हुआ 3/1/1977 से। एकदम एग्जैक्ट डेट, एकदम एग्जैक्ट फैक्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई भी गलती नहीं होगी। अब बात आती है कि समाजवाद क्या है, इसके मेन एलिमेंट क्या है, किस चीज को हम समाजवाद कह सकते हैं। अगर आप इस आइडियोलॉजी को समझ गए, इस बात को यहां समझ गए, तो भारतीय समाजवाद को समझ जाओगे। अगर आप इस बात को समझ गए, तो आप ये जान जाओगे कि हमने इस वर्ड को लिया क्यों, या यूं कहें कि क्या 1976 या 77 से ही भारत समाजवादी हुआ, या उससे पहले भी भारत की आत्मा समाजवादी थी। केवल और केवल राजनीतिक पार्टियों को कंट्रोल करने के लिए इस शब्द को स्पेशलाइज किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वरना हिडन रूप से तो ये पहले से भी मौजूद था। तो इस बात को जानते हैं, समझते हैं। तो इसके मूल तत्व आखिर है क्या, हम किसे समाजवाद कह सकते हैं? कोई तो कुछ उसका मेन एलिमेंट होगा जिसको हम समाजवाद कहते हो। तो बेटा, इसका एलिमेंट है सबसे पहला संसाधनों का सामाजिकरण, यानी कि जितने भी अपने पास रिसोर्सेज है ना, वो सबके लिए हो। संसाधनों का क्या होगा? सामाजिकरण। सबसे पहली बात, संसाधनों का सामाजिकरण। आप इस बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? संसाधनों के सामाजिकरण से, संसाधनों के सामाजिकरण से कहना चाह रहा हूं कि मान लेता हूं कि आपके गांव में एक कुआं है, एक बावड़ी है, या एक चौपाल है, या एक धर्मशाला है। अब वो धर्मशाला है, वो धर्मशाला समाज के लिए है, व्यक्ति विशेष ने उसको नहीं बनवाया, ठीक है। यानी कि वो किसी भी व्यक्ति की विशेष की ना हो, वो जो कुआं है उस पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का ना हो, गांव के रेलवे स्टेशन पर जाने का हक किसी एक व्यक्ति का ना हो। यानी कि ऐसा ना हो कि जो रिसोर्सेज हैं, जो सभी के लिए होने चाहिए, वो व्यक्ति विशेष के हाथों में आ जाए और वो तय करे कि कब कौन उसका कितना लाभ लेगा। ये बात समझ रहे हैं ना? तो क्या कहना चाहता है समाजवाद? समाजवाद की पहली आवश्यक शर्त क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन हो, उन पर सबका समान हक हो, जिसको जितनी आवश्यकता वो उतना वहां से प्राप्त करे और आगे बढ़ जाए। ऐसा ना हो कि वो उसको स्टोर कर ले, वो कहे कि नहीं भाई ये कुआं है और उस कुएं से केवल मैं पानी पीऊंगा। अब उसको दिन में 4 लीटर पानी पीना, लेकिन 4000 लीटर पानी उसने स्टोर करके रखा है, और बाहर उसके द्वार पर एक प्यासा है जिसको पानी नहीं दे रहा और वो प्यास से मर जाता है।
ये नहीं कर सकते। तो इनका क्या है कि संसाधनों पर क्या हो, संसाधनों का सामाजिकरण हो, अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, व्यक्ति विशेष के हाथ में ना हो। तो संसाधन कौन से, उत्पादन के साधनों का। या जो कहूं बेसिक नीड के जितने भी साधन हैं, उत्पादन के साधन कौन से हो गए, फैक्ट्री हो गई, भूमि हो गई। ये मेनली किसकी बात करते हैं उत्पादन के साधनों में, फैक्ट्री हो गई, भूमि हो गई। तो इसका क्या हो, इसका सामाजिकरण हो, सोशलाइजेशन हो। और आपने देखा कि इंडिया में हुआ, जमींदारों से उनकी जमींदारी उन्मूलन प्रथा के बाद जब भूमि सुधार कानून भारत में लागू किए गए और उसके बाद जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे उनसे उनकी जमीनों को, जो उन पर खेती कर रहे थे जो मजदूर थे, उनको प्रोवाइड कराई गई। भारत में ऐसा हुआ, ठीक है। तो उत्पादन, और ये कब हुआ, समाजवाद से बहुत पहले हो गया। समाजवाद शब्द तो 1976 में आई, 1951 के आसपास ही बात हो गई थी। तो मैं क्या कह रहा हूं, उत्पादन के साधनों का, फैक्ट्री, भूमि का। तो मैंने क्या बोला, सामाजिकरण का मतलब क्या है, व्यक्ति विशेष के हाथ में क्या ना हो, इसका व्यक्ति विशेष के हाथ में ना हो। यानी कि क्या सामाजिकरण मतलब क्या है कि कोई भी संसाधन व्यक्ति विशेष के पास ना हो, व्यक्ति विशेष के हाथ में ना हो। जब ऐसा होगा तो सामाजिकरण का दूसरा मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, इस बात का मतलब आप ये निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये किसको महत्व देता है, ये महत्व देता है समानता को, इक्विलिटी को। किसको महत्व देता है, यहां पर महत्व है, ये महत्व देता है समानता को। यानी कि समाजवाद का मतलब है कि समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, समाज जिनसे मिलकर बना है वो सब समान है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ठीक है। और जब कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, और जो भी रिसोर्सेज है उन पर सबका समान अधिकार है, तो कोई ये तय नहीं करेगा कि किसको कितना रिसोर्स मिलेगा, कौन कितना इसका यूज करेगा। यानी कि इसको इस बात से समझें कि समाजवाद ये मानता है, ये कहना चाहता है कि मेरी ताकत अगर 2 रोटी पैदा करने की है तो मैं 2 पैदा करूंगा, और आपकी ताकत अगर 8 रोटी पैदा करने की तो आप 8 पैदा करेंगे। लेकिन अगर मेरी आवश्यकता 4 रोटी की और आपकी भी आवश्यकता, अगर मेरी आवश्यकता 5 की और आपकी भी 5 रोटी की है, तो आपके पास जो 3 एक्स्ट्रा है वो उठाकर मुझे दे दी जाएगी। समझ में आ रही है। यानी कि आप अपनी ताकत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार तो कार्य करेंगे, योगदान करेंगे कार्य में, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। कंजप्शन कैसा होगा, आपकी आवश्यकता पर डिपेंड करेगा, आपकी नीड पर। लेकिन प्रोडक्शन कैसा होगा, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। मेरी बात समझ में आई। तो मैंने क्या बोला, अगली बात महत्व किसको है, समानता को। अगली बात, शोषित और वंचित मजदूरों वर्ग को क्या देगा, महत्व देगा। तो अब आप देख रहे हैं कि समाज में किसका शोषण होगा भाई, मजदूर का। जब ये बात कर रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के हाथ में ना हो, तो किसके विरोधी होंगे, पूंजीवादियों के। तो पूंजीवादियों के विरोधी होंगे, पूंजीपतियों के विरोधी होंगे, तो किसके समर्थक होंगे, समर्थक होंगे शोषित और वंचित वर्ग के। तो किसको महत्व देंगे, ये शोषित वंचित वर्ग को महत्व, ठीक है जी। अगली बात करते हैं, शोषित वंचित वर्ग को क्या देंगे, महत्व देंगे। शोषण विहीनता की बात करेंगे, यानी कि ये क्या कहेंगे कि प्रत्येक प्रकार के शोषण को समाप्त कर दिया जाए। ये किसकी बात करेंगे, ये बात करते हैं समाजवाद क्या है, शोषण विहीनता की बात करता है। प्रत्येक प्रकार के शोषण को समाप्त करने की बात करता है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको अब एक बात में समझें कि समाजवाद क्या है, हमको ये समझना था और मैंने यही समझाने का प्रयास किया। तो समाजवाद बेटा एक लाइन में क्या है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उन पर सबका समान अधिकार हो। अगर समान अधिकार होगा तो शोषण नहीं होगा, और शोषण नहीं होगा तो समाज में एकदम शांति व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा समाजवाद का मानना है। तो ये क्या कह रहे हैं, अब जब ये इसकी बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, संसाधनों पर सबके समान नियंत्रण की बात करेंगे, या यूँ कहूँ कि किसी भी प्रकार के नियंत्रण की बात ही नहीं करेंगे। जिसकी जितनी आवश्यकता, खुले में पड़ा हुआ है अनाज,
आपको आवश्यकता आप उतना उठाकर ले जाइए, ठीक है। तो ये इसकी बात करेंगे, तो अब ये किसको वैल्यू देंगे, आप ये बात कर क्यों रहे हैं इसकी। तो आपने क्या देखा समाज में, आपने शोषण देखा, आपने देखा कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, तभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो मैं बात कर किसकी रहा हूं एक्चुअल में, मैं बात कर रहा हूं मजदूरों की, मैं बात कर रहा हूं शोषण वर्ग की, ठीक है। तो प्रत्येक प्रकार के शोषण के विरोध में जाऊंगा, और प्रत्येक प्रकार का शोषण है क्या, वही है, क्योंकि संसाधनों का नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में है, तो मैं इसका क्या करूंगा, विरोध करूंगा। तो मैं अगर आपसे कहूं कि समाजवाद क्या है, तो समाजवाद नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं, अर्थात नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं। तो समाजवाद क्या है, अगर एक लाइन में समाजवाद की बात करूं, तो इसको अगर एक लाइन में आपसे बोलूं कि एक लाइन में समाजवाद को एक्सप्लेन करना है, तो समाजवाद क्या है कि नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं। एक लाइन में क्या है समाजवाद, नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं, ठीक है। यह है समाजवाद। और समाजवाद किसका विरोधी होगा, मैंने बोला समाजवाद किसका सहयोगी है, मजदूर वर्ग का। मैंने बोला समाजवाद किसका सहयोगी है, शोषित वर्ग का। मैंने बोला समाजवाद क्या कहना चाहता है, प्रत्येक प्रकार के शोषण का विरोध करना चाहता है। समाजवाद क्या कह रहा है, समाजवाद कह रहा है संसाधनों पर सबका नियंत्रण क्या हो, समान नियंत्रण हो, यानी व्यक्ति विशेष का ना हो। तो समाजवाद किसका विरोधी है, पूंजीवाद का। तो समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है, और पूंजीवाद क्या है, नियंत्रण व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है। तो पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद में क्या होता है, नियंत्रण व्यक्ति विशेष के हाथ में। और ये पूर्ण पूंजीवाद है, पूरी तरीके से नियंत्रण केवल केवल व्यक्ति विशेष के हाथ में होगा। भारतीय समाजवाद के बारे में बात करूंगा कि भारतीय समाजवाद कैसा है, इसके बारे में बात आपसे कर रहा हूं, लेकिन पहले आप समझ लें कि समाजवाद क्या है, नियंत्रण व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होगा। और पूंजीवाद क्या है कि जहां नियंत्रण पूरी तरीके से व्यक्ति विशेष के, यानी कि ये मेरा स्टूडियो है, इस पर मैं चाहूंगा वैसे काम करूंगा। कोई बाहर से आएगा व्यक्ति वो ये तय नहीं कर सकता कि इसमें मुझे भी ये करना है, नहीं, ये मेरा पर्सनल है, मेरा व्यक्तिगत है। आपके घर में आपको जैसे रहना वैसे रहेंगे, वो आपका पर्सनल स्पेस है, ठीक है। तो ये है आपका पूंजीवाद, यानी कि ये मेरा एरिया, ये मेरा खेत, ये मेरा एम्पावर, जो भी मैंने एम्पावर खड़ा किया है वो मेरा है। तो पूंजीवाद कहता है कि इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण मेरा, तो डिसीजन भी मेरे ही होंगे, ठीक है। तो समाजवाद के लिए सबसे बड़ा मूल्य क्या है, समानता। ध्यान से देखिएगा, समाजवाद क्या कहना चाहता है, समाजवाद के लिए सबसे बड़ा मूल्य क्या है, समाजवाद के लिए सबसे बड़ा मूल्य है बेटा समानता। वो इक्वलिटी की बात करेगा, वो करेगा समाज में सभी समान है। वही पूंजीवाद के लिए सबसे बड़ा मूल्य होगा स्वतंत्रता। वो कहेगा कि भाई संसाधनों पर हम कितना भी संसाधन इकट्ठे कर सकते हैं, हमें आप स्वतंत्रता दें। यानी कि पूंजीपति क्या कहेगा सरकार से, आप भी देखते पूंजीपति सरकार से ये कहता है कि देखो यार हमारे ऊपर फालतू की चीजें ना आप डालें, हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट ना करें, कम से कम टैक्स हो, कम से कम सरकार का दबाव हो, जिससे कि हम आजादी के साथ काम कर सकें। आप भी देख रहे हैं जब लोगों के पास चार पैसा होता है, यानी कि जो लोग मिडिल क्लास में आ गए हैं या यूं कहूँ अपर क्लास में हैं, उन लोगों को सरकार की नीतियां जो लगती हैं कि इन्होंने इसको प्राइवेट कर दिया, ये बहुत अच्छा किया, अब प्राइवेट वाले में वहां गंदी करके दिखाओ। भाई प्राइवेट वाला अपने तरीके से चीज़ों को डील करेगा ना, तो आपको बेहतर लग रहा है। लेकिन हम इंडियन सोशलिज्म के क्या की बात क्या करते हैं, हम इंडिया को सोशलिज्म क्यों कहते हैं, इंडियन सोशलिज्म क्या है, इंडिया नियंत्रण करता है, भारत की सरकार का भी नियंत्रण है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से चीज़ों को निजी व्यक्ति के हाथ में ही सौंप दिया गया है, उस पर सरकारी नियंत्रण बना रहेगा, वो सरकार उसको रेगुलेट करेगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पूंजीपति केवल और केवल माफ कीजिएगा, पूंजीपति केवल और केवल निजी हित के लिए कार्य करता रहे, और पूंजीपति तो निजी हित के लिए कार्य करता ही है ना। तो भारतीय समाजवाद को समझेंगे तो पूंजीवाद को क्या चाहिए, पूंजीवाद को चाहिए स्वतंत्रता, काम की आजादी,
वो नहीं चाहता कि भाई आप मुझे डिस्टर्ब करें, मेरे काम में इंटरफेयर करें। तो पूंजीवाद क्या मांगता है? स्वतंत्रता मांगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पूंजीवाद के लिए सबसे बड़ा मूल्य क्या है? स्वतंत्रता। समाजवाद के लिए सबसे बड़ा मूल्य क्या है? समानता। दोनों आइडियोलॉजी समझ में आई? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इसका। एक एक एग्जाम्पल समझिए। भूमि सुधार कानून है अपने पास। भूमि सुधार कानून में समाजवाद क्या करेगा? इसका समर्थन करेगा। भूमि सुधार कानून का किसने समर्थन किया? कौन समर्थन करेगा? समाजवाद क्या करेगा? इसका समर्थन। ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि कानून से समानता का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। समानता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। समर्थन क्यों? क्योंकि कानून से समानता स्थापित करने का प्रयास किया जा। भूमि सुधार कानून में यही तो किया गया कि सबके पास समान जोत हो जाए, समान भूमि हो जाए। तो समाजवाद ने इसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि समाजवाद का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? समानता है। मेरी बात समझे? पूंजीवाद विरोध करेगा। पूंजीवाद क्या करेगा? पूंजीवाद, या यूं कहूं पूंजीपति, पूंजीपति इसका क्या करेगा? विरोध करेगा। और क्यों विरोध करेगा भैया? यार मेरी पूंजी मैंने इकट्ठी की, उसको कैसे भी इकट्ठा किया, अब उसको किसी और को दे दिया जाए तो मैं तो विरोध करूंगा ना। तो पूंजीपति विरोध करेगा, संपत्ति के अधिकार का समर्थन करेगा। पूंजीपति किसका समर्थन करेगा? वो कहेगा कि संपत्ति के अधिकार का समर्थन। और संपत्ति का अधिकार आपके कहाँ आता था? आपकी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में आता था। इंडिपेंडेंस, यानी कि आप स्वतंत्र हैं, आपका राइट है, फंडामेंटल राइट। ये मान लो या आपका अधिकार है, तो वो किसकी बात करेगा? स्वतंत्रता की बात करेगा, वो अधिकारों की बात करेगा। वो कैसे अधिकारों की बात करेगा? स्वतंत्र अधिकारों की। कि संपत्ति का अधिकार, भाई मेरा अधिकार है, मेरी संपत्ति, आप इसे किसी को क्यों दे सकते हैं? मैंने इसको जोड़ा है, कैसे भी जोड़ा, ये नहीं कर पाए तो क्या करें, मैंने तो किया ना। तो वो इस एक्सक्यूज को देगा। मेरी बात को समझे आप? मेरी बात समझ में आई ना? समाजवाद समझ में आया अपन को? अब आगे चलते हैं, भारतीय समाजवाद में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात करते हैं। और व्यवहार में समाजवाद के हम दो, अब व्यवहारिक रूप से समाजवाद को समझते हैं। व्यवहार में समाजवाद, यानी कि दो तरह का समाजवाद व्यवहारिक रूप से देखने को मिलता है। और कैसे मिलता है उसको समझें। यानी कि दो रास्ते हैं समाजवाद के लक्ष्य तक पहुंचने के। तो एक रास्ता क्या है और दूसरा रास्ता क्या है, किसने किसको अपनाया? व्यवहार में समाजवाद के दो तत्व, या यूं कहूं कि समाजवाद तक पहुंचने के या उसके लक्ष्य तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। कैसे, उसको समझें। एक समाजवाद आपने देखा है, मार्क्सवादी समाजवाद या साम्यवादी समाजवाद। मार्क्सवादी या साम्यवादी समाजवाद। और एक आप समाजवाद देखते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वो सॉरी सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब आप देखें, मार्क्सवादी या साम्यवादी समाजवाद जो है ना, वो किसकी बात करता है बेटा? वो बात करता है वर्ग संघर्ष की। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि भाई चीजें ना अब आपको शांति से नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको छीनना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती अपना हक छुड़ाना पड़ेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। तो ये किसकी बात करते हैं? वर्ग संघर्ष की। और वर्ग संघर्ष किसके बीच? ये बात करते हैं वर्ग संघर्ष अमीर और गरीब के बीच। अमीर और गरीब के वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। दूसरी बात ये क्या करते हैं? दूसरी बात ये करते हैं क्रांति की।
मार्क्सवादी क्या कहेंगे? मार्क्सवादी कहेंगे कि भैया क्रांति, लाल सलाम। अब देख रहे हैं नक्सलाइटों को मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ चल रहा है, उनकी जो साम्यवादी विचारधारा है वो किस पर आधारित है? वो इस पर आधारित है, मार्क्स पर। आप देख रहे हो उनके लीडर कौन है? मार्क्स है, लेनिन है, ठीक है, इनको वो अपना लीडर मानकर चलते हैं। माओ सेतुंग है, माओ है, ऐसे लोगों को अपना लीडर क्यों मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने समाजवाद में क्या माना? वर्ग संघर्ष। वो कह रहे हैं कि इन अमीरों ने हमारे अधिकारों को छीना है, अब हम इनसे अपनी चीजें छीन कर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्रांति होगी, वहां क्या होगी भैया? हिंसा भी होगी। बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम्पल के लिए रूस में आपने देखा लेनिन को, आपने देखा रूस में किसको? रूस में किसको देखा? लेनिन को देखा, ठीक है। आपने चीन में माओ से तुंग को देखा, चीन में माओ से तुंग को देखा, आपने माओ को देखा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं इतिहास में जिन्होंने वर्ग संघर्ष से समाजवाद स्थापित करने की कोशिश की। तो समाजवाद के दो एलिमेंट दिख रहे हैं वर्तमान समाज में, कि एक समाजवादी कैसे हैं? जो हिंसा के माध्यम से छीनने के में विचार रखते हैं, लड़कर अपना अधिकार लेना चाहते हैं, एक समाज साम्यवादी वो है। दूसरा समाज साम्यवाद क्या है? दूसरा साम्यवाद, माफ कीजिएगा, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसे? जहां हम एक योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, और लक्ष्य क्या है? समानता स्थापित करना, आय की असमानताओं को दूर करना, ऐसी समानताएं स्थापित करना, और एक ऐसा समाज स्थापित करना जहां लोगों के सभी के समान अधिकार सुरक्षित रह सकें, सभी को समानता की दृष्टि से देखा जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम देख रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया आपने देखी है। भारतीय समाजवाद कुछ ऐसा है, आप समझेंगे, कानून है, लॉ है, यानी कि आप देख रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया में क्या है कि सभी जाति धर्म, सब, हर गरीब अमीर हर व्यक्ति चुनाव में भाग लेता है, वो चुनाव लड़ भी सकता है, और यहाँ तक कि वो उसको मत देने का अधिकार है। कानून सबको समान मानता है, ऐसे कानूनी प्रावधान किए गए हैं कि कानून की दृष्टि में कोई भी गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अगली बात, जो विकास है वो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। तो आप क्या कर देख रहे हैं कि सरकार प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के माध्यम से ऐसी प्लानिंग बनाती है जिससे कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है इसको पाटा जा सके। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद की खूबी है, ठीक है। और ये लोकतांत्रिक समाजवाद जो विकसित हुआ, सबसे पहले वो देखा गया यूरोप में। यूरोप में ये विकसित हुआ कि समाजवाद को इस तरीके से भी बिना लड़े, बिना हिंसा किए भी इसके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हिंसा इसका माध्यम नहीं है, और भारत में नेहरू इसके समर्थक थे। भारत में नेहरू जी इसके समर्थक थे। तो भारत में आपने सोशलिज्म देखा है कि एक चुनाव प्रक्रिया, कानून, योजनाबद्ध तरीके से सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, आप सर पार्टियों का स्लोगन भी देखते हैं, सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया है। यहाँ अगर लोकतांत्रिक समाज यानी भारतीय समाजवाद पूंजीपति की तरफ हल्का सा झुका है, तो ये सबको समानता के अधिकार भी देता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। तो आपने देखा कि भारत में नेहरू जी इसके समर्थक थे, तो आपने उसमें देखा कि नेहरू जी ने क्या क्या किया। भूमि सुधार कानून लेकर आए, जमींदारी उन्मूलन, प्राइवेट कंपनियों को सरकारी स्वामित्व दिया गया, उसमें लेकर आया गया। देखा है एनटीपीसी वगैरह सरकारी स्वामित्व की कंपनियां हैं। तो भारत में नेहरू जी ने इसको क्या किया? लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कि कहानी में किसी चीज को दिक्कत, तो ये अपन समझे समाजवाद क्या है। कल की क्लास में यानी कि अगली क्लास में बताऊंगा भारतीय समाजवाद। तो उम्मीद, क्योंकि गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है इसलिए क्लास को आज यहीं रोक रहा हूँ। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का समाजवाद क्या है, और इसके बाद अगले वर्ड की तरफ चलेंगे, सेकुलरिज्म क्या है, और बड़ा लंबा वर्ड होने वाला है, ध्यान से देखिएगा।
तो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।